हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये मैं बताता हुआ चलूं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नीट में एग्ज़ाम कहाँ से आता है, कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या पूछा जाएगा, कौन सी लाइन से क्या सवाल बनता है। साथ ही साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी की जाएंगी, ऐसा नहीं है कि खाली लाइन पढ़ी जाएंगी। तो आपने अगर पहले वीडियोज नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, वहाँ पर जाकर के वीडियोज देख सकते हैं। नीट एग्जाम तक मैं आपका कोर्स पूरा कर दूंगा, बस अगर आपने देखना शुरू किया है तो भागना मत, पूरी वीडियो कवर करके जाना। चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज हमने इसको शुरू किया है, ठीक है ना। चलिए करते हैं शुरू। तो भाई आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। शुरुआती जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के मतलब होते हैं कुछ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है होपफुली। तो यहाँ लिखा है एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस ऑर्गेनिज्म। विविपैरस का मतलब होता है जो संतान को जन्म देते हैं वो विविपैरस होते हैं, और जो अंडे देते हैं वो ओविपैरस होते हैं। लिखा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, गैमेट बनने को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। That is sperm in male and ovum in female. Transfer of sperm into female genital tract. फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में स्पर्म का पहुंचना कहलाता है इंसेमिनेशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, आपको मिलेगा। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। तीसरी टर्म यहाँ पर है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड हो जाएगा एंड दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जाइगोट डेवलप करेगा, डिवीजन करेगा और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। एंड इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। जब वो यूट्रस की वॉल से जाकर इम्प्लांट होगा तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन बींग्स में लगभग 9 महीने का होता है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसे पार्टूरिशन कहते हैं। तो भाई इस पैराग्राफ से आपको ये टर्म्स मिलेंगी, 5 टर्म्स हैं, तो आपको ये याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अगर आफ्टर प्यूबर्टी एंड देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्क करना है लाइन, ये क्वेश्चन है और ये समझने की भी बात है। लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। ये स्टेटमेंट अगर आया तो आपको सही करना होगा नीट में। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। 50 साल में फीमेल में ओवम बनना बंद हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो चलिए करते हैं शुरू। अब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पूरा करेंगे मेल वाले पार्ट को। देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब आपके यहाँ पर एक डायग्राम बना है, इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और मैं आपको कुछ समझाऊंगा भी। देखो ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ह्यूमन में जो टेस्टिस होते हैं वो आपके स्क्रोटम में होते हैं, और स्क्रोटम बॉडी से बाहर पाउच जैसा होता है, तो उसमें आपके क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस मिलते हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि टेस्टिस जो है वो आपके एब्डोमेन में ही रहते हैं, और ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड के टाइम पर वो टेस्टिस जो है डिसेंड होकर के मतलब नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं, स्क्रोटम में यहाँ पहुँच जाते हैं। लाइक जैसे मान लो एब्डोमेन में यहाँ पर टेस्टिस है, तो वो एक टिश्यू से यहाँ पर जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं गुबर्नेकुलम, और गुबर्नेकुलम की शॉर्टनिंग के कारण जो टेस्टिस है वो आपके कहाँ पहुँच जाते हैं? स्क्रोटम में पहुँच जाते हैं। फिर ये यहाँ पर कनेक्ट होते हैं अपनी इस कैनाल के थ्रू। इस कैनाल को कहते हैं इंग्यूनल कैनाल, यहाँ से कनेक्ट होते हैं। और ये आपकी वैस डिफरेंस है। वैस डिफरेंस के साथ अलोंग विद सम आर्टरीज, सम वेन्स, नर्व्स, ये सब होती हैं। तो ये मिला जुला करके ये स्पर्मेटिक कोड बनाती हैं। ये ध्यान रखना आप, स्पर्मेटिक कोड, ये ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड से कनेक्ट रहते हैं एब्डोमेन में, ये ध्यान रखना। टेस्टिस के नीचे यहाँ पर जो टिश्यू है वो गुबर्नेकुलम है, जो कि शॉर्टनिंग के टाइम पर नीचे आ गया है, ये ध्यान रखना।
आपको ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि टेस्टिस यहाँ पर जो स्क्रोटम में होते हैं इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर स्क्रोटम में ही टेस्टिस जो है वो आपके उसका फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन होकर के एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो ये एक सवाल एनसीईआरटी में दिया है जो बाकी नहीं दिया है। बाकी यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, डार्टोस मसल्स कहते हैं, क्रेमेस्टर मसल्स होती हैं, एनसीईआरटी ने वो नहीं दी हैं, तो हम ज़्यादा उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और नीट भी वो सब नहीं पूछता। तो ये आपका टेस्टिस का स्क्रोटम का फंक्शन है। अब आप देखो यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं विद इन ए पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम एंड द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये सवाल एक सवाल यहाँ पर सिर्फ है, इसके अलावा कोई सवाल यहाँ नहीं दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं उनका काम होता है, स्क्रोटम का काम होता है कि स्क्रोटम जो है वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम रखना होता है, और जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। अगर टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि स्पर्म नहीं बनेंगे। हालांकि स्पर्म तो नहीं बनेंगे लेकिन मेल हार्मोन्स बनते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। लिखा है कि इट नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल। यहाँ से आपको ये याद करना है, ओवल शेप होती है। लेंथ आपको याद करनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ आपको याद करनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। एंड द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। एंड कवरिंग के बारे में यहाँ नहीं बात हुई, कवरिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, मतलब एटलीस्ट नाम आपको बता देता हूँ। एक आउटर कवरिंग है ट्यूनिका वजाइनेलिस, एक है ट्यूनिका लास्ट कवरिंग ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और आपकी जो टेस्टिस जैसे मान लो ये है, मान लीजिए ये टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के कि इस तरह से मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। 200, 250, 300 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हर एक टेस्टिस के अंदर होते हैं। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये, ठीक है, और इसके बाहर आपकी लाइनिंग है मान लो ये वाली, तो इसको बाहर वाली जो है ये आपकी होगी ट्यूनिका वजाइनेलिस, तो सबसे बाहर की लेयर होती है। और जो यहाँ पर हो जाती है वो इसके अंदर, मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, तो वो आपकी हो जाती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और जो आपकी यहाँ पर जो सेगमेंट बनाए हैं जिस लेयर ने, इस लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये नाम है इसका जो मेरे दिमाग से निकल गया था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो देखो 3 लेयर्स होती हैं। तो ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपके ये जो पार्टीशंस हैं किसने बनाए हैं। तो ध्यान रखने की बात ये है कि ये पार्टीशंस जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल होता है अपने टाइम का, अब तो शायद नहीं पूछा जाता। ठीक है ना। फिर ये कंपार्टमेंट्स होते हैं, आप देखोगे कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्यूबुलर पार्ट होता है जो कि आपका इस तरह से, ये कुछ ट्यूबुलर पार्ट है जो कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहीं पर सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, और वही सेल्स आपकी स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसके बाद यहाँ से मतलब अगर मान लो तो बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, 250-300 सारे लोब्यूल्स की जो सारी ट्यूब्यूल्स है वो यहाँ एक जैसे मान लो गुच्छा जैसा बनाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। इसे कहेंगे रेटेटेस्टिस। जाल, रेटे का मतलब जाल ही होता है। तो रेटेटेस्टिस के बाद आप देखोगे यहाँ से, अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ से फिर जब रेटेटेस्टिस है, यहाँ से जो ट्यूबुलर पार्ट कंटिन्यू करेगा वो होगा आपका वास इफ्रेंशिया। एंड वास इफ्रेंशिया कंटिन्यू जो करेगी वो आपकी करेगी इस पार्ट को जिसे कहते हैं इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस, ठीक है ना। देखो ये वास इफ्रेंशिया है
वैस डिफरेंशिया कंटिन्यू करेगी एपिडिडाइमिस को, और फिर स्पर्म जो है, अगर मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म यहाँ से बनेंगे और यहाँ आएंगे रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वैस डिफरेंशिया जाएंगे, वैस डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस जाएंगे, यहाँ से स्टोर होंगे और यहाँ पर मैच्योरिटी लेंगे, यहाँ पर मोटिलिटी लेंगे एपिडिडाइमिस के अंदर, और फिर यहाँ से स्पर्म आपके जाएंगे, कंटिन्यू करेगी ये फर्दर एब्डोमेन की तरफ, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस, तो यानी वैसा डिफरेंशिया। ठीक है ना। तो स्पर्म का जो पाथ है ये आपसे बहुत पूछा जाता है, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये पाथ पूछ ही लेता है कोई ना कोई, तो इन्होंने सीधा सीधा इस पाथ के बारे में बात की है आगे। ठीक है, देखो यहाँ इन्होंने लिखा है कि टेस्टिस के अंदर जाओगे तो लगभग 250 से 300, मान लो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो आपको मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बने होते हैं, और उनके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी बात। यहाँ पर आपको आगे एक चीज़ देखनी है कि जब आपका मान लीजिए ये वैस डिफरेंस जो गई है, तो ये ध्यान रखना कि ये यूरेटर के ऊपर से गई है और यूरेटर के ऊपर लूप करके गई है, और मान लो ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये यूरिथ्रा है, तो जो आपकी वैस डिफरेंस जाएगी ऐसे यहाँ से, तो वो फर्दर यहाँ पर ज्वाइन करेगी एक ग्लैंड को, जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और वैस डिफरेंस दोनों ज्वाइन करेंगे, और दोनों ज्वाइन करके यहाँ पर बनाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, कि इजैकुलेटरी डक्ट किस किस के जुड़ने से बनती है, तो आपको बताना है कि ये वैस डिफरेंस के और सेमिनल वेसाइकल की जो ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर एक डक्ट बनती है, एंड दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। फर्दर ये डक्ट जो है यहाँ पर ज्वाइन करती है यूरिथ्रा को, और इसके यहाँ पर होती है एक ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, ये ध्यान रखना है। सेमिनल वेसाइकल डबल होती है, पेयर में होती है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ ज्वाइन करती है, ये यहाँ ज्वाइन करती है जहाँ प्रोस्टेट होती है, और उसके आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर पेयर में ग्लैंड मिलेंगी 2, जिन्हें हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, 2 नाम है इसके, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये पेयर में होती हैं, और इसके बाद जो है आपकी यूरिथ्रा पेनाइल यूरिथ्रा हो जाती है। तो इन सब ग्लैंड्स के फंक्शन हमें देखने हैं, सेमिनल वेसाइकल क्या बनाती है, प्रोस्टेट क्या करती है, काउपर्स ग्लैंड क्या करती है। तो ये बस यहाँ से याद रखना है आपको कि वैस डिफरेंस लूप ओवर द यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड जॉइन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल टू फॉर्म द इजैकुलेटेड डक्ट। फर्दर द डक्ट विल जॉइन द यूरिथ्रा, वहाँ एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहाँ पर आगे जाके तो आपको मिलेगी काउपर्स ग्लैंड, और ये काउपर्स ग्लैंड पेयर में होती है। इनका काम है कि अल्कलाइन फ्लूइड बनाती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे, लिखा है ईच लोब्यूल कंटेन, ये नीट में आएगा यहाँ से सवाल, हर एक लोब्यूल कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सवाल है, कितने पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे कितने करता है, तो 1 to 3, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cells called male germ cells and spermatogonia। यहाँ से ध्यान रखना, ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, मतलब मेल जर्म सेल जो है वो आपकी कैसी है, डिप्लॉयड सेल है, जो कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में मिलती है। इस बात को भी दिमाग में रखना। ठीक है, और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, ये तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा कैसी एपिथेलियम है कैसी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि ये कैसी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। स्पर्मेटोगोनिया की जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉयड सेल्स होती है, लगातार ये माइटोसिस करती रहती हैं और अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। ऐसा सवाल भी है एक कि अपनी संख्या बढ़ाती रहेंगी, लगातार माइटोसिस करती रहेंगी स्पर्मेटोगोनिया, और ये फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन भी करती है। साथ ही साथ कुछ और दूसरी सेल्स भी वहाँ मिलती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये आपको मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा कि कहाँ कैसी मिलती है। ठीक है, फिर लिखा है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल्स मियोसिस करती हैं, आप पढ़ोगे, और फाइनली स्पर्म बनाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। फिर ये सवाल यहाँ से बहुत ज़रूरी याद करना है कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन है कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यहाँ ध्यान रखना कि ये स्पर्मेटोगोनिया को भी न्यूट्रिशन देती है। ये ज़रूरी सवाल है कि सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया को भी न्यूट्रिशन देती है नहीं देती है, तो ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनिया को भी देती है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस।
उसके बाहर जो जगह होती है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यानी आपको आगे दिखेगा डायग्राम में, जैसे मान लो आपका ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेक्शन काट के अगर आप देखोगे तो इसके बीच में यहाँ जो स्पेस है ये सारा स्पेस ये आपका है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में सेल्स मिलती हैं, सेल्स के गुच्छे हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो आपकी लीडिंग सेल्स हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इनका अपना काम है, वो हम आगे बढ़ेंगे क्या काम है। और ये आपका जो लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इसमें आपके यहाँ पर सेल्स होती हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये दूसरी सेल है सर्टोली सेल, और ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये ध्यान रखना मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आगे समझाई भी जाएगी, पर आपने देख लिया थोड़ा सा तो ठीक है। चलिए, फिर यहाँ लिखा है कि दे कंटेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होते हैं उस स्पेस में, जो स्पेस है उसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलती हैं। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स इन्हें कहते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल हार्मोन बनाती है जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। तो एंड्रोजन इज अ कैटेगरी जिसमें कई सारे टाइप के एंड्रोजन्स आते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स वहाँ पर और मिलती हैं। ये लाइन भी आप ध्यान रखेंगे लास्ट वाली, ठीक है ना। इस डायग्राम से आपको ज़्यादा देखना नहीं है, बस पाथ देख लो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़ते हैं तो मतलब उसमें से कनेक्ट करके रेटिटेस्टिस बनता है। रेटिटेस्टिस से वैसिफ्रेंशिया, वैसिफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस स्पर्म का पाथ है। फर्दर दे जॉइन द वैस डिफरेंस। तो मतलब ये लाइन से ऐसे याद रखना है आपको, स्पर्म का पाथ पूछ लेंगे। बाकी आप देख सकते हो ये यूरेटर के ऊपर से लूप करके गई है और जा करके इसने सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उसको ज्वाइन किया है। फर्दर उन्होंने यहाँ पर जहाँ प्रोस्टेट है इसके नीचे, प्रोस्टेट ये सिंगल ग्लैंड है, इसके नीचे यहाँ पर ज्वाइन किया है यूरिथ्रा को। आगे पेयर में 2 ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पर आगे पेयर में होती है। और यहाँ से सवाल पूछते हैं ग्लैंस पेनिस क्या है। तो जो आपका पेनिस के जो टिप वाला पार्ट होता है दैट इज अ ग्लैंस पेनिस। ये भी बहुत पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा था मेल सेक्स ऑर्गन सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस। जैसे कि आपको बताया है कि रेटिटेस्टिस, वैसिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वैसिफ्रेंशिया थ्रू द टेस्टिस। The vasiferentia leave the testis and open into the epididymis। यहाँ से आपको याद करना है ये posterior surface, ये वाला वर्ड, located along the posterior surface of the each testis। ये लाइन याद करनी है, कहाँ लोकेटेड होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि epididymis जो है वो posterior साइड पर लगी हुई है, ठीक है भाई। चलो लिखा है epididymis leads to vas deferens and that ascends to the abdomen and loop over the bladder। It receives a duct from seminal vesicle and open into the urethra as ejaculated duct। ये आपको नीट में आएगा कि ejaculated duct किस किस के जुड़ने से बनती है। सिंपल सवाल है, कर दोगे आप, मेरे को पता है। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra। The urethra originate from the bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus। ठीक है ना। तो चलो ये तो सिंपल सा लिखा है, यहाँ से एक आधी बात जो आपको याद करनी है मैंने बता दी है, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। लिखा है पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, है ना, एंड टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। एंड द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज ग्लैंस पेनिस। ये सवाल यहाँ से एनसीईआरटी से पूछा जाता है कि ग्लैंस पेनिस क्या है, तो आप बता दोगे। इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर्ड स्किन से कवर्ड होता है। फिर लिखा है द मेल एसेसरी ग्लैंड्स दैट इज इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ से सवाल आएगा कि सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक सेकेंड ना, देखो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल एंड अ प्रोस्टेट। ये यहाँ से ये याद रखना है, आ प्रोस्टेट मतलब ये पेयर में नहीं है, ये पूछेंगे। एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये पूछेंगे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कैसी है, पेयर्ड है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। यहाँ से सवाल आएगा, आपको याद रखना है फ्रक्टोज
केवल मनुष्य के शरीर में सीमेन में मिलती है। और रेप टेस्ट में भी ये काम आता था, अब तो शायद नहीं करते इसको, तो रेप टेस्ट देखते थे, फ्रक्टोज मिल जाए अगर तो रेप हुआ है, ऐसा मानते थे। और ये सवाल है कि इसको कौन बनाती है? सेमिनल वेसिकल। ये नीट में आएगा, ये पक्का मार्क कर लो इसको, ठीक है। और फिर लिखा है कैल्शियम आयन, ये पूछेंगे कौन सा आयन होता है? कैल्शियम आयन, ये भी सवाल बनेगा। और सर्टेन एंजाइम, जैसे कि जो आपकी सेमिनल वेसिकल है वो एग्लूटिन्स ऐसे एंजाइम बनाती हैं जो कि सीमेन को ग्लू करते हैं, मतलब जो सीमेन को जो है ग्लू बनाते हैं, मतलब जॉइन करते हैं, डिस्पर्स नहीं होने देते स्पर्म्स को। और जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेगी, सेमिनल वेसिकल क्या बनाएगी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाती है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में काम करती है। इसी तरह से आपकी प्रोस्टेट है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती है, सिट्रेट आयन बनाती है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन यहाँ दिए नहीं है, पर फिर भी इतना दिया है तो ये एटलीस्ट एक दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना। लिखा है कि द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोइरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। बल्बोइरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड जो है वो आपकी ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में काम करता है, साथ ही साथ एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है। क्यों? क्योंकि यार आपके जो यूरिथ्रा है वो एसिडिक होती है यूरिन की वजह से, तो उसको ठीक करना होता है, अदरवाइज स्पर्म जो है वो मर जाएंगे। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये डायग्राम है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा टीएस टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस की टीएस है। इसमें आपको दिख रहे होंगे सामने सेमिनल जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं आपके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के जो सेक्शंस हैं, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो बीच का स्पेस है ये वाला, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ये वाला यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ पर आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेडिग सेल्स, ये ध्यान रखना आप। और या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इन्हीं को। और ये जो लाइनिंग है यहाँ पर जो सेल्स बननी है, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। और ये जो लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं ये सर्टोली सेल हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ आप देखो इस पोजीशन पर यहाँ पर मियोसिस होगी, ठीक है। और मियोसिस से स्पर्म बनेंगे, ये आपके स्पर्म्स बन रहे हैं यहाँ पर। और फिर स्पर्म जो है यहाँ से रिलीज होते हैं और वो यहाँ इसकी कैविटी में आ जाते हैं, आपको मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। ये सवाल बनेगा, 2 बार ये नीट में लगातार आया है कि स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का जो आपकी ये सर्टोली सेल है इससे रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो ये ल्यूमेन में रिलीज होना या रिलीज होना लिखा हो तो आपको सही करना पड़ेगा, स्पर्मिएशन कहलाएगा। तो ये सवाल खूब पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यहीं पे बताता हुआ चलूँगा, सर्टोली सेल्स जो होती है ये एक चीज़ बनाती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो लीडिंग सेल्स है ये बनाती हैं एंड्रोजन्स। तो आपका जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो अंदर से यहाँ आता है और यहाँ से पकड़ के ले जाता है किसको? एंड्रोजन को अंदर। अंदर मतलब यहाँ कि भाई चलो अंदर और जा करके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करो, ये वाला सवाल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हम मेल में गैमेट कैसे बनते हैं ये पढ़ेंगे, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझेंगे। तो आप सबसे पहले 2-3 लाइन पढ़ें, उसके बाद हम समझाएंगे क्या है। लिखा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल। पहला सवाल तो यही है, ये पूछा गया सवाल है बहुत बार, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपका आंसर होगा टेस्टिस होते हैं मेल में, ओवरीज होती हैं फीमेल में, ये ध्यान रखना। दे प्रोड्यूस गैमेट्स, सीमेन, स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल, ये जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सवाल है कि टेस्टिस में इमेच्योर सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स होती है जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वो स्पर्म बनाती हैं, किस प्रोसेस से बनाती हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस से बनाती है। एंड दैट बिगिंस एट द
प्यूबर्टी, ये है नीट में, ये आएगा, ये नीट में आता है कि कब मतलब कब। तो मेल में ध्यान रखना होगा कि मेल में प्यूबर्टी पर होता है ये, जबकि फीमेल में ये पहले ही शुरू हो जाता है प्रोसेस, मतलब फीमेल में बर्थ से पहले, बर्थ होने से पहले ही फीमेल में प्रोसेस शुरू हो जाता है, पर मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में प्यूबर्टी पे ये काम होता है। तो थोड़ा समझने की बात है ना, ध्यान रखना इस बात को। लिखा है द स्पर्मेटोगोनिया यानी कि 2n सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ होती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की वॉल पे होती है, जैसे पहले बताया था मैंने। ये लाइन याद रखना है कि वो मल्टीप्लाई करती हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। तो भाई ये ध्यान रखना कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है लगातार और अपनी संख्या बढ़ाती है। एंड इंक्रीज द नंबर ईच स्पर्मेटोगोनियम, हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड है, ये ध्यान रखोगे। एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, सारी सेल क्योंकि 2n है तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ स्पर्मेटोगोनिया, इन्होंने ऐसे लिख दिया कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही उसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। आगे फोटो में लिखा है कि स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस होके बनती है, लेकिन ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करती है और डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड है, ये भी ध्यान रखना। मतलब कोई क्रोमोसोम नंबर कम ज़्यादा नहीं हुए, मतलब वो वही है, डिप्लॉयड ही है। ऐसी गलती ना कर देना यार, ये वाली बहुत करते हैं लोग। फिर लिखा है पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, लगातार मियोसिस करती है, ये ध्यान रखना। एंड अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से इक्वल वर्ड को ध्यान देना है और इस बात को ध्यान रखना है कि एक सेल, जब तुम्हें पता ही है ना ये तो बात, अगर एक सेल मियोसिस करती है तो मियोसिस करके एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2। तो जो 2 नई सेल बनती है ना वे आपकी हैप्लॉइड होती हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि मियोसिस से बनने वाली, अगर मान लो ये मियोसिस हो रही है, मान लो मैं बता ही देता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी ये सर्टोली सेल है और ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, इसके यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अगर ये 2n है और ये मियोसिस 1 करेगा तो ये 2 सेल बनाएगा। ये n, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों n होती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखना। और मियोसिस 1 से बनती है, ये ध्यान रखना। 1 से 2 बनती हैं, ये ध्यान रखना। फिर इनमें फिर मियोसिस 2 होती है ना, और मियोसिस 2 होती है तो इससे 4 सेल बनती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जो बनती है इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड, क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड, ठीक है। ये स्पर्मेटिड है, ये भी n है, चारों हैप्लॉइड हैं। फिर इनका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट होती हैं और ये पूंछ, इनकी टेल जो है फ्लैजिला आ जाती है। फिर इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ से जो ये हुआ है, इस डिफरेंशिएशन को, इस चेंज को, जिसमें कि न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ होगा, गोल्गी बॉडी ने इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया होगा, समझ रहे हो, आधे पे कवर चढ़ा होगा जिसे मैंचेट कहते हैं, सेंट्रियोल लगे होंगे, उससे फिर एक्जोनीम बना होगा, एक्जोनीम से फ्लैजिला जैसी टेल बनी होगी लंबी, ये हुआ होगा, है ना, चेंज हुआ होगा, काफ़ी चेंज हुए होंगे तब वो ऐसा हुआ है। और उसके अंदर से सारा जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत लिटिल बिट साइटोप्लाज्म रह गया होगा, है ना, स्पर्म के अंदर, ठीक है। तो वो सब हुआ है, तो वो सब काम जो है कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, तो मेयोजेनेसिस इतना काम है और मेटाजेनेसिस पूरा काम है। उसके बाद जो आपके, इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद ये सर्टोली सेल से एम्बेडेड हो जाएंगे और न्यूट्रिशन लेंगे, ये बात को आप ध्यान रखना। और ऐसा बोलते हैं कि सर्टोली सेल ऐसे फैक्टर्स बनाती है जो
स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें वही दिखाया है जो मैंने बोला है आपको। हैप्लोइड डिप्लोइड का ध्यान रखना, और ये प्रोसेस लगभग 65-70 दिन का होता है एक मियोसिस का, पर यह है कि लगातार मियोसिस चलती रहती है, लगातार स्पर्म बनते रहते हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल का ध्यान रखना था, मैंने बोला था। हैप्लोइड सेल्स का ध्यान रखना था मैंने बोला था, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, ये ध्यान रखना। ईच मतलब 2 बनी है तो ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो दोनों की बात हो रही है, दो से फिर 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ये ध्यान रखना है। एंड व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम की नंबर n होगी, वही 23। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये वाला ये ट्रांसफॉर्म्ड, ये डिफरेंशिएशन ही आपका कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें सर्टोली सेल मदद करती है। ये बहुत आएगा, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना बस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये आफ्टर, ये आफ्टर के बाद, मतलब साथ साथ नहीं, सर्टोली सेल में घुस के नहीं हुआ है, आफ्टर सर्टोली सेल में जब घुसेगा, जब ये स्पर्मियोजेनेसिस कर चुका होगा। The thing is that, ठीक है, after spermiogenesis sperm had become embedded in the Sertoli cell। ये ध्यान रखना है, Sertoli cell में घुसेगा and are finally released from the seminiferous tubule। ये सवाल 2 बार नीट में आ गया, ये वाला finally released from the seminiferous tubule, ये, और इसे कहते हैं स्पर्मिएशन। ये भाई हाँ, ये पूछा था ल्यूमेन में, या तो ध्यान रखना है कि ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हो तो भी सही करना है, बस रिलीज होते ही सही करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 2 बार आ गया सवाल। चलो नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल आपको देखना है कि भाई आपका किस प्रकार से मेल में हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इस कार्यक्रम को। देखो लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। ये नीट में आता है बहुत बार। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से बनता है, GnRH। This, if you recall, this is a hypothalamic hormone, and the increased level of GnRH then act the anti-pituitary gland and stimulate the anti-pituitary to secrete the gonadotropins, they are LH and FSH। तो यहाँ लिखा है कि and stimulate the secretion of 2 gonadotropins, that is luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH। LH, L से L याद रखेंगे, L से L। LH act toward the Leydig cells and stimulate the process of spermatogenesis। Leydig cell क्या बनाएंगे, एंड्रोजन, एंड्रोजन जाएगा अंदर और किसे प्रमोट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। लिखा है FSH act on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। कुछ फैक्टर्स सीक्रेट करेगा जो किसमें मदद करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से ये पूछा जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। तो ये सवाल पेपर में आएंगे, हार्मोन वाले आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, बस उतना पढ़ें जितना बताया जा रहा है। और अगर आप नए हैं और यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गारंटी से लिख लो, पक्का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने फॉलो कर लिया ना इसको, तो मैं लिख के देता हूँ भाई, कोई ताकत आपका रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन, क्योंकि नीट कुछ पूछ ही नहीं रहा है। नीट का लेवल लो है, बहुत लो लेवल है नीट का। नीट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एग्जाम, कोई स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं है नीट। नीट बस फर्जी एग्जाम है जो कि बहुत सारे बच्चों को फेल करने के लिए बनाया जा रहा है। फेल कैसे होना है, ये इसके आइडिया बहुत सारे हैं। पास होने का तरीका ये है, फेल होने का तरीका है नोट्स पढ़ो, एलन के नोट्स पढ़ो, फलाना पढ़ो, PW पढ़ो, इसके पढ़ो, उसके पढ़ो, नोट्स पढ़ते रहो और फेल हो जाओ। फेल नहीं होना है, पास होना है। पास होने का मेथड ये है, समझ रहे हो। रीड द NCERT एज आई लेट यू नो दैट, कैसे मैं जब बताऊंगा वहाँ से, यहाँ से, कहाँ से क्या पूछेंगे,
कुछ नहीं छुपाऊंगा, इस बात को गारंटी दे रहा हूँ अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, लास्ट टॉपिक है बस ये मेल वाले पार्ट का, इसके बाद हम फीमेल वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए लिखा है लेट अस एग्जामिन, चलिए इससे पहले बताते हैं डायग्राम में क्या क्या है। ध्यान रखना क्योंकि ये एक सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगी, वेरी गुड। नेक्स्ट ध्यान रखना एक्रोजोम होता है यहाँ पर टिप पर। एक्रोजोम का सवाल कभी अगर आया तो ये पूछेंगे एक्रोजोम कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाती है, इस बात को ध्यान रखना, सवाल है बनेगा पेपर में। फिर यहाँ ध्यान रखना कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस किसका होता है, या ये पूरा न्यूक्लियस है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है ये डिस्टल सेंट्रियोल है, क्या है ये डिस्टल सेंट्रियोल है, और इस डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है ये एक्सोनीम जो कि रखता है N9+2 अरेंजमेंट, ये सवाल आएगा नीट में। ये फ्लैजिला बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हैं, स्पाइरली अरेंज हैं, इसको कहते हैं नेबन कर्ण, नेबन कर्ण, इस बात को कहते हैं नेबन कर्ण, ठीक है, स्पाइरल अरेंज होने को, ठीक है। फिर मिडल पीस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, यही पूछा जाएगा। 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं स्पर्म में, जो कि इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये टिप होती है, यहाँ एक्रोजोम होता है, इसके अंदर आपके मुख्य एंजाइम, वैसे ये सब एनसीईआरटी में है नहीं, हाइलुरोनिडेज, न्यूरामिनिडेज, जोनालाइसिस, स्पर्म, ठीक है ना, ये सब मिलते हैं। तो इन एंजाइम का काम है फर्टिलाइजेशन में मदद करना, वो आपको सिखाएंगे। देखो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड अ टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही नहीं कई बार पता होता, ध्यान रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelops the whole body of the sperm and the sperm head contains an elongated haploid nucleus। ये elongated नीट में आएगा, यहाँ से ये मार्क कर लेना, जहां बोलूं आएगा बस मार्क कर लो, आएगा। and the interior portion is covered by the cap like structure acrosome। एक्रोजोम में क्या है, एंजाइम, जोनालाइसिस, जोना पहले सड़क तोड़ने वाले, and that help in fertilization of the ovum। the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization। and the human male ejaculate 200 से 300 मिलियन स्पर्म, और पर ml 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, पर ml 100 मिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखना। 200-300 मिलियन स्पर्म्स हैं, और एक कोइटस में फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% स्पर्म जो है वो आपके नॉर्मल इन शेप होने चाहिए, और 40% उसमें से भी विग्रस मोटिलिटी शो करते हो, जो कि आपके फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी घटना यहाँ लिखी है स्पर्म के बारे में। एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक और सेंट्रियोल है जिसका नाम होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मेरे भाई, जब जाइगोट में जब एग फर्टिलाइज होगा तो एग में सेंट्रियोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो एग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जा करके जो फर्स्ट क्लीवेज होगा जाइगोट का उसको कराएगा, फर्स्ट क्लीवेज को कराएगा, ये ध्यान रखना है। जो फर्स्ट क्लीवेज कौन कराता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 लाइन और रहे हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। यहां से लाइन नीट में आएगी, मार्क कर लो। सिक्रीशंस लिखा है ये वर्ड, तो बच्चों को पता नहीं होता कि ये भी कुछ सीक्रेट करती हैं क्या। सिक्रीशंस ऑफ इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, तीनों चारों, एंड पोस्टेट, इनका सिक्रीशन मैचुरेशन और मोटिलिटी में मदद करता है। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ें, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी, इसमें मदद करता है दोनों का सिक्रीशन। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। The functions of the male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones और मेल हार्मोन और एंड्रोजन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया है इतना मेल के बारे में। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टूरेशन, चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट 2-3 वीडियोज हो, 2 वीडियो हार्डली 2-3 वीडियोज की 3 वीडियो में भी आई थिंक बनेंगी। तो लगातार बस चैनल पर बने रहना नीट तक। तो ये सिलेबस नीट से पहले ही, बहुत पहले, मार्च हार्डली
ये कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है ये। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा देख करके वीडियो। अगर आपने पूरी देखी है तो बस लगातार चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे चैनल पर क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।